हेलो थ्री एन फैमिली। तो कैसे आप सब? विश यू हैप्पी हैप्पी दिवाली एडवांस में। जैसा कि मैंने आप सभी को बोला था कि एक दो दिन मैं बिजी रहूँगा घर में, क्योंकि दिवाली का ओकेज़न है, सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, सभी लोग आए हुए हैं, तो थोड़ा सा फैमिली टाइम एंजॉय करना बनता है। तो आप सभी लोग भी एंजॉय करिएगा। मैं वीडियोस का ट्राई करूँगा कि मैं जितने ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर सकता हूँ मैं करूँ, बट दिवाली तक तो आप सभी को पता ही है। खैर, ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं क्योंकि एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चल रहे हैं और मुझे भी इसे पढ़ना है, तो चलिए सीधा चलते हैं वीडियो पर। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जोयान लिू जियांग के साथ किंग यांग सिटी में एंटर हो गया था, और लिू जियांग इस बात से काफ़ी ज़्यादा हैरान था कि जुआन की जो स्पीड है वो इतनी ज़्यादा कैसे हो सकती है, और इसीलिए उसने अंदाज़ा लगा लिया था कि जुआन किसी पावरफुल सेक्ट से बिलोंग कर रहा है, और इसीलिए वो अपनी फैमिली लिू फैमिली में ये बताने के लिए गया था। यहाँ हमें जियोयान दिखाया जाता है जो कि पूरी सिटी को घूम रहा होता है, और वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी होता है क्योंकि जब से वो इस न्यू वर्ल्ड में इंटर हुआ था उसने ये पहला सिटी था जिसे विजिट किया था और इतने सारे लोगों से वो मिला था। यहाँ पे जियोयान एक जगह पर जाता है जहाँ पे काफ़ी सारी बुक्स और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही थी। ये देखकर जियोयान वहाँ से एक बुक को खरीद लेता है और वहाँ पे पैसे देकर आगे बढ़ जाता है। जियोयान अपने हाथ में उस बुक को देखता है जिस बुक का नाम था कॉन्टिनेंट एक्सप्लेनेशन, और इसमें इस कॉन्टिनेंट के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें थी जो कि जियोयान को जाननी थी। जियोयान इस बुक से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों को पहले रीड करता है, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि इस कॉन्टिनेंट का नाम क्या था। तो जियोयान को यहाँ पे पता चलता है कि इस कॉन्टिनेंट का नाम यानवो है, और इस युआनवो कॉन्टिनेंट में काफ़ी सारे ग्रेट एल्डर्स पैदा हुए थे जिन्होंने अपनी पावर को शो भी किया था। इसी के साथ जियोयान को पता चलता है कि युआनवी कॉन्टिनेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला है आउटर एरिया और दूसरा है सेंट्रल एरिया या कि सेंट्रल प्लेन्स। आउटर एरिया को भी चार पार्ट में डिवाइड किया गया था जिनमें पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण थे। इन चार भागों को 9 प्रांतों में डिवाइड किया गया था, और इन 9 प्रांतों को भी आगे 36 कंट्रीज और 75 प्रांतों में फिर से डिवाइड किया गया था। हालांकि जियोयान को सेंट्रल प्लेन्स के एरिया के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं बताई गई थी, लेकिन जियोयान ज़्यादा परेशान नहीं होता है और बुक को आगे कंटिन्यू पढ़ना स्टार्ट रखता है। यहाँ पे जियोयान जो सबसे बड़ी चीज़ जानना चाहता था वो थी इस कॉन्टिनेंट की पावर। युआनबू कॉन्टिनेंट के अंदर जो पावर को डिवाइड किया गया था वो सेम डुइक्वी कॉन्टिनेंट की तरह ही था। हालांकि जब डूडी की बात आती है तो जियोयान काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि जियोयान यहाँ पे पढ़ता है कि युआनबू कॉन्टिनेंट के अंदर डूसेंग लेवल को और डूडी लेवल के बीच के जो लेवल्स हैं उनको काफ़ी अजीब तरीके से डिवाइड किया गया था, और इसके बाद डूडी लेवल के आगे के भी लेवल्स थे, जैसे कि यहाँ पे हाफ एम्परर, फिर आता है डूडी, फिर आता है ओरिजन ट्रांसफॉर्मेशन रियलम, फिर आता है ओरिजन रिटर्निंग रियलम, फिर ओरिजन किंग, फिर ओरिजन एम्परर, ओरिजन जोंग, ओरिजन वेरनेवल, ओरिजन सेंट एंड ओरिजन एम्परर। ये जो कॉन्टिनेंट था यहाँ पे पावर को सेम ही डिवाइड किया गया था, जिसमें डूजे से डूसेंग लेवल तक सामान ही थे, लेकिन यहाँ पे जो अंतर आया था वो स्टार्ट होता है ओरिजन ट्रांसफॉर्मेशन रियलम से ओरिजन रिटर्निंग रियलम तक। हालांकि बुक के अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन रियलम और रिटर्निंग रियलम को 9 पार्ट में डिवाइड नहीं किया गया था, बल्कि इनको 3 लेवल्स में डिवाइड किया गया था, जिसमें से सिंपल सी चीज़ें हैं जैसा कि हमारे डुइक्वी कॉन्टिनेंट में होती थी: इनिशियल स्टेज, मिड स्टेज एंड लास्ट लेट स्टेज। अगर यहाँ पे किसी की पावर ओरिजन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज तक पहुँच जाती है तो वो यहाँ पे जो दुनिया में वर्ल्ड में दी एसेंस एनर्जी है उसका यूज़ कल्टीवेशन के लिए भी कर सकता है। बेशक इसकी एक शर्त थी कि आपको इस एटमॉस्फेयर के अनुकूल होना होता है। हालांकि जियोयान ने जब पिछली बार अपना ब्रेक थ्रू किया था तो उस टाइम पे जियोयान की हेल्प उस जेट की बोतल ने कर दी थी, वरना तो किसी को भी नहीं पता था कि आखिरकार वहाँ पे क्या होता। युआनवू कॉन्टिनेंट के अंदर जो लोग थे वो ओरिजन क्वी के अनुकूल होने के कारण अपने कल्टीवेशन को ज़्यादा इजी तरीके से कर पा रहे थे, लेकिन जियोयान क्योंकि इस कॉन्टिनेंट का नहीं था इसीलिए उसे अभी भी इसके लिए थोड़ा टाइम लगना था जब तक कि जियोयान इसे अडाप्ट नहीं कर लेता। ओरिजन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज एक ऐसी स्टेज थी जहाँ पे आप डुइक्वी और डी एसेंस दोनों का ही कल्टीवेशन कर सकते थे। इस कॉन्टिनेंट के ज़्यादातर जो लोग थे दी क्वी की ही क्वी मेथड से
अपना कल्टीवेशन करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि डुईकुई के अकॉर्डिंग ये दीकुई काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है और ज़्यादा ही प्योर होती है। साथ ही साथ ये काफ़ी ज़्यादा जल्दी ही स्ट्रॉन्ग बना देती है वॉरियर को, और इसे कंट्रोल करना भी काफ़ी ज़्यादा इजी होता है। और इसके बाद जो रिटर्निंग स्टेट होती है उसमें आपको अपने कल्टीवेशन को अपनी बॉडी के साथ मर्ज करना होता है। साथ ही साथ आपको अपनी दीकुई को रिफाइन करके एक क्रिस्टल दीकुई क्रिस्टल क्रिएट करना होता है। ये दीकुई क्रिस्टल जो कि वाइट कलर का होता है, जितना ज़्यादा प्योर होगा आपका फ्यूचर भी उतना ही ज़्यादा ब्राइट होगा। और अगर आपके पास वो है तो बड़े बड़े सेक्ट और एम्परर लेवल के वॉरियर भी आपको अपनी तरफ लाने की पूरी कोशिश करेंगे। रिटर्निंग स्टेट जो होती थी वो टॉप एक्सपर्ट और रियल टॉप एक्सपर्ट के बीच की डिवाइडिंग लाइन होती थी। जो भी इस स्टेट से निकल जाता था वो रियल टॉप एक्सपर्ट या कि पीक टॉप एक्सपर्ट में पहुंच जाता था, सच्चा विशेषज्ञ बन जाता था। इसके बाद जियोयान कुछ चीज़ों को पढ़ता है जो कि कल्टीवेशन और फाइटिंग स्किल्स के बारे में होती हैं। और ये भी जियोयान की उम्मीद के मुताबिक ही था, क्योंकि जियोयान को पता था कि ये कॉन्टिनेंट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, तो यहाँ पे फाइटिंग स्किल्स और डुईकुई मेथड भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे अकॉर्डिंग टू डुईकुई कॉन्टिनेंट। इस कॉन्टिनेंट के जो फाइटिंग लेवल्स और मेथड्स थे उन्हें 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था, जिसमें हेवन, अर्थ, प्रोफाउंड और येलो रैंक में डिवाइड किया गया था। और इनमें से हर किसी के अंदर ह्यूमन रैंक, स्पिरिट रैंक, विल रैंक, सेंट रैंक और सेंट रैंक टॉप था, जिनको कि 3 लेवल्स में डिवाइड किया गया था, स्टार्टिंग, इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल। हालांकि इनमें जो कल्टीवेशन मेथड थे ह्यूमन रैंक, स्पिरिट रैंक, विल रैंक, सेंट रैंक और सेंट रैंक टैबो, इसमें सेंट रैंक टैबो एक ऐसी चीज़ थी जो कि अपने आप ही अचानक सामने आई थी, और ये बहुत कम ही रेयरली था कि किसी को मिले। ये कुछ ऐसा था जो कि आपके कल्टीवेशन स्पीड को काफ़ी ज़्यादा फास्ट कर देता था, और इसमें आप हेवन और अर्थ की एनर्जी को काफ़ी अच्छी तरीके से अपने हिसाब से यूज़ कर सकते थे और अपने कल्टीवेशन को 2 गुना फास्ट कर सकते थे। सेंट रैंक टैबो जो था वो कल्टीवेशन का सबसे पावरफुल मेथड तो था ही, साथ ही साथ इसके आपको और भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट्स थे, क्योंकि इसके साथ साथ जो अदर मेथड्स थे वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे अकॉर्डिंग टू अदर मेथड। अगर कोई इस मेथड से कल्टीवेशन करता था तो उसको एक प्रॉफिट भी होता था कि वो किसी भी टाइम पे कहीं भी रहकर भी अपना कल्टीवेशन कर सकता था। इसके इतने सारे प्रॉफिट देखकर काफ़ी सारे लोगों को इसे अपने पास रखने की और इसे यूज़ करने की काफ़ी ज़्यादा इच्छा होती थी, लेकिन उनमें से कभी किसी ने ऐसा किया नहीं था, क्योंकि इस सेंट रैंक टैबू कल्टीवेशन मेथड का एक साइड इफ़ेक्ट भी था, और वो था कि ये कल्टीवेटर के लाइफ एसेंस को भी ऑब्जॉर्व करता था, जिसके कारण जो कल्टीवेटर होता था वो धीरे धीरे वीक होकर मरने लगता था। काफ़ी सारे लोगों ने इस मेथड का यूज़ करके एशियन टाइम पे या पास्ट टाइम पे अपना कल्टीवेशन किया भी था और काफ़ी कम टाइम पे पॉपुलर भी हो गए थे। हालांकि इसी डिसअपॉइंट और साइड इफ़ेक्ट के कारण वो लोग मारे भी गए, और इसीलिए सेंट रैंक टैबो को कल्टीवेशन मेथड से बाहर कर दिया गया था और इसको कोई भी परफॉर्म नहीं करता था। हालांकि ये सिर्फ आउटर एरिया के लोगों के लिए ही था। सेंट्रल प्लेन्स में हर चीज़ पावर पे ही डिपेंड करती थी। अगर आपकी पावर ज़्यादा है तो वहाँ पे डिपेंड नहीं करता कि आपने किस मेथड से पावर को ऑब्जॉर्व किया है और आप पावरफुल हुए हैं। सेंट टियर कल्टीवेशन के नीचे का जो मेथड था वो था विल टियर मेथड, और ये अपनी नाम की तरह ही विल टियर कल्टीवेशन मेथड था, जो कि आपके दीकुई के साथ आपकी स्पिरिचुअल इमोशंस को जोड़ देता था। और इसके बाद जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करके कल्टीवेशन मेथड को परफॉर्म करते थे तो आप हेवन और अर्थ की एनर्जी को यूज कर सकते थे। सेम यही कॉन्सेप्ट स्पिरिट टियर कल्टीवेशन मेथड में था, जो कि आपकी स्पिरिट को आपकी दीकुई के साथ मर्ज करता था, और उसके बाद आप हेवन और अर्थ की एनर्जी को यूज कर पाते थे। लेकिन अगर आप यहाँ पे अर्थ एट्रीब्यूट कल्टीवेशन मेथड का यूज़ करते हैं तो ये केवल आपके आधे ही प्रयास में आपको डबल रिजल्ट देता था, बल्कि आपकी एनर्जी को भी काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप कर देता था, और साथ ही साथ आपको काफ़ी सारे मिस्टीरियस थिंग्स को समझने का भी मौका देता था। इसके बाद आता था ह्यूमन लेवल, जो कि आपके कल्टीवेशन के लिए आपकी पूरी बॉडी का ही यूज़ किया करता था, जिसमें आपको अर्थ और हेवन की एनर्जी को यूज करने के लिए खुद के ही ऊपर डिपेंड होना पड़ता था। और अगर आप इस कल्टीवेशन मेथड का यूज़ करना चाहते थे तो आपको कम से कम अपनी और इस कल्टीवेशन मेथड की काफ़ी अच्छी समझ होनी चाहिए थी, क्योंकि ये सीधे ही आपसे जुड़ती थी और इसका कल्टीवेशन भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता था।
इसीलिए जियोयान ने जब इन सभी को पढ़ा तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। लेकिन जियोयान को अभी भी नहीं पता था कि उसके फ्लेम मंत्रा को वहाँ तक पहुँचने में आखिरकार कितना टाइम लगने वाला है और उसका फ्लेम मंत्रा किस लेवल का है। जियोयान ने जब इन सभी कल्टीवेशन मेथड को पढ़ा तो वो काफ़ी ज़्यादा उदास फील कर रहा था, क्योंकि उसे अपने डुइकुई कॉन्टिनेंट में ऐसा कोई भी कल्टीवेशन मेथड नहीं मिला था, ना ही उसने कभी देखा था। हालांकि इत्तेफाक से उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसे फ्लेम मंत्रा मिल गया था, लेकिन उसे अभी भी नहीं पता कि उसका फ्लेम मंत्रा किस लेवल का है। तो कल्टीवेशन मेथड को देखने के बाद जियोयान कुछ डू स्किल्स को देखता है, क्योंकि जियोयान ने जब मिस्टीरियस अंडरवर्ल्ड सोल डिवोरिंग पाम को देखा था जिसे ओल्ड फ्लेम डेमन घोस्ट ने जियोयान पे अटैक किया था, तब से जियोयान इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हो गया था कि आखिरकार इस कॉन्टिनेंट के डू स्किल्स कितने ज़्यादा पावरफुल होंगे। साथ ही साथ गुयू ने जियोयान को यह भी बताया था कि जियोयान का जो एंग्री बुद्धा रिक्रिएशनल है वो केवल एक मैन रैंक डू स्किल था। इसीलिए जियोयान इस चीज़ के लिए और भी ज़्यादा क्यूरियस था और उन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा सीरियस तरीके से पढ़ रहा था। मैन रैंक डू स्किल में सिंपल सी बात होती है कि आपकी एक इल्यूजनरी बॉडी क्रिएट होगी और आपका अटैक जितना ज़्यादा पावरफुल होगा वो बॉडी भी उतनी ही ज़्यादा पावरफुल और कंट्रोल होगी। स्पिरिट टीयर की डू स्किल को परफॉर्म करने के लिए आपको जिस डू स्किल के लिए हेवन और अर्थ की एनर्जी और दीक्वी की ज़रूरत पड़ती है, इस अटैक को यूज़ करने के लिए आपके पास जितना ज़्यादा टाइम होगा उतनी ही ज़्यादा एनर्जी को ये अब्जॉर्ब कर पाएगा और उतना ही पावरफुल ये अटैक भी होगा। इसके बाद आता है इंटेंट टीयर डू स्किल। इंटेंट टीयर डू स्किल जो होता है वो दीक्वी और स्पिरिट क्वी का फ्यूज़न होता है। दीक्वी जो होती है वो फिजिकल बॉडी पर अटैक करती है, जबकि स्पिरिट टीयर डू स्किल ने आपके सोल पे अटैक करना होता है। ये जो इंटेंट टीयर डू स्किल होती है ये आपकी फिजिकल बॉडी और सोल दोनों को ही डिस्ट्रॉय कर सकती है, जो कि अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा 20 लेवल की पावर होती है। अंडरवर्ल्ड स्पिरिट डिवोरिंग पाम जो ओल्ड फ्लेम घोस्ट ने यूज़ की थी वो भी एक इंटेंट टीयर डू स्किल ही था। ये देखकर जियोयान अचानक से काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और वो बस यही सोचने लगता है कि अगर उसे ये इंटेंट टीयर डू स्किल मिल गई तो ये उसके लिए एक ट्रम्प कार्ड की तरह काम करेगी। इसके बाद जियोयान लास्ट लेवल पर पहुंचता है जो कि होता है सेंट डू स्किल। ये देखकर जियोयान काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है, क्योंकि उसमें काफ़ी खतरनाक चीज़ों को बताया गया था, जिसमें था कि जब कोई सेंट लेवल की डू स्किल का यूज करता है तो वहाँ पे काफ़ी बड़े एनर्जी के फ्लैक्चुएशंस आते हैं, जिसके कारण जो समुद्र होते हैं वो भी काफ़ी बुरी तरीके से फ्लैक्चुएट करने लगते हैं। सेंट डू स्किल एक इंटेंट डू स्किल से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है। अगर दो वॉरियर्स एक ही लेवल पर हों और वो दोनों ही एक अटैक को चार्ज करें जो कि सेंट और इंटेंट लेवल का होगा, तो सेंट लेवल का अटैक इंटेंट लेवल के अटैक को सप्रेस करके सामने वाले के बॉडी को काफ़ी बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकता है और हो सकता है कि वो मारा भी जाए। जियोयान ये पढ़कर काफ़ी ज़्यादा चौंक गया था, क्योंकि उसने कभी भी ये उम्मीद नहीं की थी कि कोई डू स्किल इतनी ज़्यादा पावरफुल हो सकती है। जियोयान ये सब सोचने के बाद अचानक खुद को कंट्रोल करता है और इसके बाद कहीं ठहरने के लिए एक सराया की तलाश करता है। इसके बाद ही जियोयान थोड़ी देर तक चलने और सिटी में घूमने के बाद 1000 ब्लेसिंग बिल्डिंग नाम के एक होटल या सराया के सामने खड़ा होता है। इसके बाद वो स्माइल करते हुए सीधा अंदर चला जाता है और पहली मंजिल की भीड़ को पूरी तरीके से इग्नोर करते हुए दूसरी मंजिल के ऊपर आगे बढ़ने लगता है। दूसरी मंजिल पर पहुंचने के बाद जियोयान एक मेज पे देखता है कि वहां पे खिड़की के सामने एक टेबल रखी हुई है, जहां पे जियोयान जाकर बैठ जाता है। जियोयान जैसे ही मेज पर बैठता है तभी एक वेटर जियोयान की तरफ दौड़ते हुए आता है और जियोयान से कहता है, सर क्या मैं जान सकता हूँ कि आपका ऑर्डर क्या है, आप क्या ऑर्डर करना चाहेंगे। जिसके बाद जियोयान कुछ चीज़ों का ऑर्डर करता है और वहाँ पे वेट करने लगता है। जियोयान वहाँ पे अपने आइटम्स का वेट कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे सीढ़ियों से चढ़ते हुए दो लोग आते हैं, जिसमें एक यंग मैन और एक यंग लेडी होती है। वो आदमी काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा था और सुंदर भी था, लेकिन उसके फेस कट को देखते हुए ये साफ साफ समझा जा सकता था कि ये आदमी काफ़ी ज़्यादा चालाक है। साथ ही साथ उसने ग्रीन कलर के कपड़े भी पहने हुए थे। इसके बाद जियोयान लेडी को देखता है जिसने कि व्हाइट स्नोक कलर के कपड़े पहने थे। वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल और यंग लग रही थी। साथ ही साथ उसके जो हेयर थे वो पर्पल कलर के थे। उसका फेस काफ़ी ज़्यादा ईगोफुल दिखाई दे रहा था और वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन फ्री तरीके से रिएक्ट कर रही थी। वो यहाँ वहाँ कुछ भी नहीं देखती और सीधे वहाँ पे चली जाती है जहाँ पे जियोयान बैठा हुआ था। वो जियोयान के सामने के टेबल पर जाकर खड़े हो जाते हैं, जहाँ पे जियोयान चुपचाप अपने भोजन को ठूस रहा होता है और उन्हें इग्नोर कर देता है। वे लोग जियोयान को देखकर थोड़ा सा नाराज दिखाई दे रहे थे।
वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में जियोन को देखते हुए कहता है, ये जंगली बच्चा कहाँ से आया है? क्या इसे ये नहीं पता है कि इस टेबल को यंग मास्टर और सिस्टर रोंग द्वारा यूज किया जाता है? बच्चे, तुम्हें जितना जल्दी हो सकता है यहाँ से भाग जाओ, वरना अपनी गलती और अपनी हालत के लिए तुम्हें मुझे जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। हालांकि जियान उसकी बातों को इग्नोर करते हुए काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ अपना भोजन खाना कंटिन्यू रखता है। इसका मतलब ये नहीं था कि जियान उस पर दया कर रहा था, बल्कि जियान आज काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को सीखा था और काफ़ी न्यू चीज़ों को जाना था, इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा खुश था। इसीलिए वो इस आदमी से लड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि जियोयान के लिए ये सिर्फ एक चींटी जैसा ही लग रहा था। और यहाँ तक कि उसके पीछे जो एल्डर खड़ा हुआ था वो भी सिर्फ 2 स्टार डू जोंग लेवल का था, जिसके बारे में तो जियान को सोचने की भी ज़रूरत नहीं थी। जियोयान के इस तरीके के बिहेवियर को देखकर वो जो यंग मास्टर होता है काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होते हुए जियोयान की तरफ गुस्से से देखता है और इसके बाद अपने पीछे उस एल्डर को इशारा करता है, जो देखकर वो एल्डर काफ़ी स्पीड के सामने जियोयान के सामने आता है और कहता है, तुम आज अपनी मृत्यु के लिए बूढ़े को दोष नहीं दे सकते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे यंग मास्टर के साथ इस तरीके से बिहेव करने की? क्योंकि तुमने पहले ही मेरे यंग मास्टर को नाराज कर दिया है, इसीलिए मैं उन्हें शांत करने के लिए तुम्हारे ब्लड को कीमत के रूप में यूज़ करूंगा। अपने सामने यंग मास्टर ब्लैक कलर के एल्डर को चार्ज करते हुए देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए और जियोयान का मजाक उड़ाते हुए कहता है, ओल्ड मो, याद रखें कि टेबल डिस्टर्ब ना हो। वो ब्लैक कलर का एल्डर तुरंत ही एक मुट्ठी को क्रिएट कर सीधा जियोयान के सिर पर मारने लगता है। हालांकि वो मुट्ठी जियोयान के 1 इंच पीछे ही रुक जाती और वो आगे बढ़ ही नहीं पा रही थी। तभी जियोयान भी उसे देखता है और जियोयान को अपनी तरफ देखते हुए उस ओल्ड एल्डर के तो हाव भाव ही गायब हो गए थे। और इसके बाद जियोयान हल्का सा अपने हाथ को हिलाता है, जिसके कारण एल्डर सीधा ही उस सराया के एक खंभे से जाकर टकराता है और खून की उल्टियां करना शुरू कर देता है। जियोयान को देखकर वो एल्डर अब तक काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गया था, क्योंकि जियोयान ने जिस तरीके से उसे देखा था उससे उसे काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगा था। सराय के भीतर वो ब्लैक कलर का एल्डर जियोयान को ही देख रहा था और काफ़ी बड़े शौक में था। जियोयान तो अभी भी अपने खाने में ही मस्त था, लेकिन ये एल्डर पसीने से तरबतर हो गया था और जियोयान की पावर का बार बार अंदाज़ा लगा रहा था। वो एल्डर जियोयान के अटैक के बारे में सोचकर काफ़ी ज़्यादा टेंशन में था और इसके बाद वो जियोयान की ताकत का तुक्का मारते हुए कहता है कि इस साथी की पावर 7 या 8 स्टार डूजेंग लेवल पर होनी चाहिए। बताओ यार, कितना चूतिया एल्डर है। ये कह रहा है जियोयान की पावर 8 स्टार डू जोंग लेवल पर होगी, और अगर इसे जियोयान की रियल पावर पता चल जाए तो क्या ना होगा। खैर चलो आगे पढ़ते हैं। वो बस यही सोच रहा था कि जियोयान के पीछे कोई बड़ा क्लेन या सेक्ट होगा, क्योंकि जियोयान का फाउंडेशन इतना ज़्यादा पावरफुल है। इसके बाद वो एल्डर काफ़ी ज़्यादा टेंशन में जियोयान की तरफ देखते हुए कहता है कि ये कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसे मैं अपनी पावर का यूज़ करके हरा सकता हूँ, इसीलिए मुझे इसके साथ काफ़ी अच्छी तरीके से बिहेव करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं इसे कोई भी प्रॉब्लम पहुँचाता हूँ तो इसके पीछे जो गुट है या सेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाएगा, जिसके बाद मेरे बू क्लेन को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है और हो सकता है कि ये मेरे पूरे बू क्लेन को भी ख़त्म कर दे। लगता है इस बार यंग मास्टर सच में किसी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए हैं। एक बार जब मैं यहाँ से वापस लौटूंगा तो क्लेन के चीफ कौन है ठीक से बिहेव करने के लिए कहूँगा कि वो इन्हें समझाएं। यही सब सोचकर वो ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए ओल्ड एल्डर तुरंत ही आगे बढ़ता है और उन दोनों का हाथ पकड़ के उस सराया से सीधे ही बाहर निकल जाता है और जियोयान की तरफ देखता भी नहीं, जबकि जियोयान तो अभी भी अपने खाना खाने में ही बिजी था। हालांकि वो लोग अभी 2nd मंजिल की सीढ़ियों पर ही पहुंचे थे कि तभी अचानक पीछे से एक आवाज़ आती है और जैसे ही वे लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो जियोयान होता है, जिसने कि अपना खाना कंप्लीट कर लिया था और वो अब अपने टेबल पे खड़ा अपने हाथों को पीछे रखे उन्हीं को देख रहा था। इसके बाद जियोयान उन तीनों को देखते हुए कहता है, तुम तीनों अभी अभी तो आए हो, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है जाने की? क्योंकि अब मैंने यहाँ की काफ़ी सारी डिशेस को ट्राई कर लिया है, तो क्या मैं आप तीनों को कुछ मेन डिशेस टेस्ट क्यों नहीं कराता? जियोयान ने काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट तरीके से ऐसा कहा था जैसे कि वो उन तीनों को इनवाइट कर रहा हो। हालांकि ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए वो ओल्ड एल्डर ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और इसके बाद वो ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए एल्डर तुरंत ही काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ जियोयान के आने से पहले ही वो उस सराया को छोड़कर जाना चाहता था। हालांकि वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वो तो एक कदम भी नहीं हिल पा रहा है, जबकि जियोयान एक एक कदम चलकर उनकी तरफ आ रहा था। वो ओल्ड मैन तो तब भी अभी तक काफ़ी ज़्यादा अच्छी हालत में था, लेकिन उसके साथ वो यंग मास्टर और यंग मेस काफ़ी ज़्यादा प्रेशर फील कर रहे थे जियोयान के स्पिरिचुअल प्रेशर को, और वो काफ़ी ज़्यादा डर भी चुके थे।
जियोयान का जो स्पिरिचुअल प्रेशर था वो इतना ज़्यादा था कि यंग मास्टर और यंग मिस बेहोश हो जाते हैं। ये देखकर वो ओल्ड एल्डर तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके उन्हें होश में लाता है और सराया की एक खिड़की से बाहर की तरफ फेंक देता है और कहता है, यंग मास्टर क्लेन के अंदर जाएं और क्लेन चीफ को इसके बारे में जल्द से जल्द बताएं। उनसे कहिएगा कि हमारे सामने जो लड़का है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और उसके पीछे काफ़ी पावरफुल क्लेन भी है, इसीलिए हम उससे दुश्मनी नहीं कर सकते हैं, तो वो हो सके तो इससे दोस्ती करने की पूरी मदद करें या कोशिश करें। उसकी बात को सुनकर जियोन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है कि उसने इसे इतनी बुरी तरीके से ट्रीट किया था, लेकिन फिर भी ये उसे एक हीरो की तरह मान रहा है। अब तक दूसरी मंजिल में बैठे सभी लोग भी समझ गए थे कि आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है, क्योंकि उन सभी को लग रहा था कि जियोन यहाँ पे अपनी मौत की तलाश कर रहा है और बस मरने का ही इंतजार कर रहा है। लेकिन जब उसने उस ओल्ड एल्डर को इस तरीके से कहते हुए सुना तो लोगों ने समझ लिया कि जियोन सच में काफ़ी ज़्यादा जीनियस और टैलेंटेड है। लेकिन अब भी उन सभी को यही लग रहा था कि जियोन डूजोंग क्लास में पहुंच गया है और उसका फाउंडेशन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। उन्होंने जब देखा कि वू क्ले ने एक ऐसे इंसान को नाराज़ कर दिया है जिससे उन्हें नाराज़ नहीं करना चाहिए था, तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए थे, क्योंकि इन कुछ 10 सालों में वू क्लेन जो था वो काफ़ी ज़्यादा ईगोफुल और अनकंट्रोल हो गया था। इसीलिए इन्हें सबक सिखाना भी आखिरकार ज़रूरी ही था। जॉन ने भागते हुए उस यंग मैन और यंग लेडी को देखा तक नहीं था, वो सिर्फ अपने सामने उस ओल्ड एल्डर को देख रहा था और काफ़ी ज़्यादा शांत था। वो ओल्ड एल्डर जैसे ही जियोन को देखता है तो तुरंत ही एक स्माइल को जियोन की तरफ पास कर देता है और जियोन से कहता है, आप पर हमला करना वास्तव में मेरी ही गलती थी और ये बस एक गलत फहमी थी। क्या है कि मेरे यंग मास्टर को अपनी ही सीट पे बैठने की आदत है और बस ये सब इसीलिए हुआ था। हालांकि मैंने उन्हें क्लेन चीफ को बुलाने के लिए भेजा है और क्लेन चीफ आपसे खुद माफ़ी मांग लेंगे। मुझे आशा है कि आप नाराज़ नहीं होंगे और उन्हें माफ़ कर देंगे। जिस पे जियोन उसकी बात को सुनकर ठंड से स्माइल करते हुए कहता है, आप बू क्लेन से हैं, है ना? इससे पहले मुझे लियो क्लेन का एक मेंबर मिला था जिसने मेरी हेल्प की थी। मैंने उससे ये कहते हुए सुना था कि किंग यांग सिटी का जो बू क्लेन है वो सच में काफ़ी ज़्यादा ईगोफुल और अनकंट्रोल हो गया है, लेकिन मैंने इसे देखने की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं की थी। जियोयान की बात सुनकर वो ब्लैक कलर का जो कपड़े पहने हुए वाला ओल्ड एल्डर था वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाता है और उदास होते हुए जियोयान की तरफ देखता है, लेकिन वो तुरंत ही फिर खुद को स्माइल करते हुए जियोयान की तरफ रिप्रेजेंट करते हुए कहता है कि तो ये आप हैं। वास्तव में वो जो फैमिली मेंबर आपको मिला था वो मेरा ही पोता लिंग जियांग है ना? ये बस फैमिली मेंबर को ना पहचानने का ही मामला है। अगर मुझे इस बारे में पता होती तो मैं इतनी बड़ी गलती बिल्कुल भी नहीं करता। और इसके बाद वो हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ ये तुम हो। ये देखकर सराया में बैठे हुए सभी लोग काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं कि आखिरकार ये ऐसा कह कैसे सकता है। उन्होंने इस ओल्ड एल्डर से ऐसा कहने की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं की थी। उस ओल्ड मैन को पता था कि उसे ऐसा बोलना ही पड़ेगा। साथ ही साथ उसे पता था कि अगर लिu जियांग इस व्यक्ति की हेल्प लेकर बू क्लेन पर अटैक करता तो बू क्लेन कितना भी ज़्यादा पावरफुल क्यों ना हो, आखिरकार सामने वाले के लिए मैच नहीं होता। इसीलिए अभी जो वो कर सकता था वो यहाँ पे रुक कर अपने क्लेन चीफ के आने का इंतजार कर सकता था और अपने क्लेन चीफ की हेल्प से जियोयान को एक ही बार में मारने की सोच रहा था। हालांकि वो जैसे ये सब सोचता है तो वो तुरंत ही अपने चेहरे पे एक क्रूएल स्माइल देता है। हालांकि जियोयान भी काफ़ी ज़्यादा शांत तरीके से उसे देख रहा था, लेकिन जियोयान को पता था कि ये ओल्ड मैन क्या सोच रहा है। और इसी के बाद जियोयान उस सराया के बाहर देखने के लिए अपनी नज़र घुमाता है तो काफ़ी ज़्यादा शॉक होते हुए देखता है। हालांकि जियोयान उस ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए ओल्ड मैन पर अटैक नहीं करता है, बल्कि वो वहाँ पे वेट कर रहा था। तभी थोड़ी देर में वहाँ पे हाफ एजेड मैन इंटर होता है जो कि सीधे उसी ओल्ड एल्डर के बगल में खड़ा होता है। वो ओल्ड एल्डर जियोयान और लिu क्लेन के बीच के रिलेशन को उस ह्यूमन को सब कुछ बता देता है, जो सुनकर उस ह्यूमन के तो फेस इंप्रेशन ही काफ़ी ज़्यादा बदल जाते हैं। इसके बाद वो ह्यूमन ओल्ड एल्डर से कुछ बातें करता है और जियोयान की तरफ बढ़ने लगता है। वो स्माइल करते हुए जियोयान के सामने आ ही रहा था कि तभी अचानक वो दोनों जियोयान पर एक पावरफुल अटैक कर देते हैं। ऐसा लग रहा था कि वे जियोयान को एक ही अटैक में मारना चाहते थे। हालांकि उनके अटैक को देखकर जियोयान के फेस इंप्रेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं होते और वो चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा था। ये देखकर वो लोग अपने अटैक की पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ तो जियोयान पत्थर की मूर्ति की तरह सामने खड़ा हुआ था और अपने दोनों हाथों को पीछे रखे हुए था। वो अटैक जैसे ही जियोयान की बॉडी पर टकराते हैं तो तुरंत ही एक धमाके की आवाज़ सुनी जा सकती थी, जिसके बाद आसपास धूल फैल जाती है
और वो दोनों लोग भी अटैक करना बंद कर देते हैं, जैसे कि उन्होंने मान लिया हो कि जियोयान तो गया। हालांकि इस अटैक से जियोयान एक कदम पीछे गया था, सॉरी वो एल्डर से एक कदम पीछे चले गए थे, लेकिन जियोयान अब भी अपनी जगह पर खड़ा हुआ था और उन्हें काफ़ी ज़्यादा इग्नोर तरीके से देख रहा था, जैसे कि वो उन्हें कुछ मानता ही नहीं है। जियोयान का इस तरह का बिहेवियर देखकर वू क्लैन के क्लैन चीफ को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और इसके बाद वो अपनी पावरफुल डुईकुई को चार्ज करता है और इसी के बाद उसके हाथ में एक काफ़ी ज़्यादा चमचमाती हुई तलवार निकालती है, जो कि उसके हाथ में दिखाई देती है। और इसके बाद वो तलवार जियोयान की तरफ फेंकते हुए कहता है, स्वॉर्ड ऑफ हेवन एंड अर्थ और माउंटेन शेकिंग पंच। हालांकि जैसे ही वो अटैक जियोयान की तरफ बढ़ने वाला था कि तभी वहाँ पे एक ह्यूमन फिगर अपेयर हो जाती है, जो कि उसके अटैक को रोक देती है और तलवार और पंच जैसे ही एक दूसरे से टकराते हैं तो एक जोरदार धमाका होता है, जिसके कारण वू क्लैन का जो चीफ होता है वो काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से रिएक्ट करता है और दूसरी तरफ जो ह्यूमन अभी अभी अपेयर हुआ था उसका चेहरा भी पूरी तरीके से पीला हो जाता है। तभी वो वू क्लैन का चीफ कहता है, हाँ हाँ ल्यू हुआ भाई, आप अभी भी काफ़ी अच्छे नहीं हैं। तुम्हारी प्रेजेंट टाइम की पावर को देखते हुए मैं तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहूँगा। इस बच्चे की ज़बरदस्ती रक्षा करने के बारे में तुम्हें भूल जाना चाहिए। अगर तुम यहाँ से चले जाते हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं 5 साल के लिए तुम्हारे ल्यू क्लैन को कभी भी नहीं छूऊंगा और ना ही कोई प्रॉब्लम पहुँचाऊँगा। लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करते तो आगे के लिए तुम मुझे दोस्त भी नहीं दे सकते हो। इसीलिए तुम्हें क्या ज़्यादा ज़रूरी लग रहा है कि तुम्हारा क्लैन इम्पोर्टेंट है या ये बाहरी इंसान जिससे तुम्हारा कोई भी रिलेशन नहीं है। और ऐसे ही वू क्लैन का चीफ ऐसा कहते हुए ल्यू क्लैन के चीफ की तरफ देखता है और उसका मजाक उड़ाने लगता है। ये सुनते ही ल्यू क्लैन के चीफ के हाव भाव थोड़े से चेंज होते हैं। हालांकि जियोयान और उसके बीच में रिलेशन तो कोई भी नहीं था, लेकिन जियोयान का उसके ऊपर एक एहसान था, क्योंकि जियोयान ने उसके क्लैन के एक मेंबर को बचाया था। लेकिन वो ये भी सोच रहा था कि इसके लिए वो क्लैन को इतने बड़े प्रॉब्लम में नहीं डाल सकता और इसी चीज़ों को सोचते हुए आखिरकार वो एक लास्ट डिसीजन लेता है, जो कि होता है कि मैं जियोयान को बचाऊंगा। उसे पता था कि जब तक वो जियोयान का सपोर्ट करेगा इसका मतलब है कि जियोयान और ल्यू क्लैन के बीच में अच्छे रिलेशन होंगे, और उसे पता था कि जियोयान के साथ अच्छे रिलेशन होने का मतलब है कि जियोयान के पीछे जो पावरफुल लोग हैं उनका भी उसे सपोर्ट मिल जाएगा। और उनका सपोर्ट देखते हुए उसे लग रहा था कि किंग यांग सिटी में वू क्लैन को कोई भी बड़ा प्रॉब्लम उनके लिए नहीं माना जा सकता, क्योंकि उसे लग रहा था कि जियोयान वू क्लैन से 10 गुना ज़्यादा पावरफुल सेक्ट से बिलोंग कर रहा था। इसीलिए ल्यू क्लैन को उसका सपोर्ट करना चाहिए। और यही सोचकर वो सीधा जियोयान के सामने आकर खड़ा हो जाता है और वू क्लैन के क्लैन चीफ को रोकने लगता है, जो कि जियोयान पर हमला करने वाला था। जियोयान, जो कि अब तक काफ़ी ज़्यादा शांत तरीके से ये सब देख रहा था, ये देख कर ल्यू क्लैन के क्लैन चीफ के दिल में उसके लिए रिस्पेक्ट उठ जाती है। वो उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो चुका था। इसके बाद जियोयान वू क्लैन के चीफ और ल्यू क्लैन की चीफ की तरफ देखता है, जो देखकर दोनों के ही चेहरे तुरंत ही सैड हो जाते हैं। यहाँ पे ल्यू क्लैन का चीफ और वू क्लैन का चीफ एक दूसरे पर अटैक करने ही वाले थे, लेकिन ल्यू क्लैन के चीफ को पता था कि वू क्लैन का चीफ पावरफुल है। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाता है और अगले ही मूवमेंट पे वू क्लैन का चीफ स्माइल करते हुए कहता है, अच्छा है, आपके लिए अच्छा है ल्यू हुआ भाई। ये आपके लिए काफ़ी अच्छा है कि ल्यू क्लैन मेरे वू क्लैन को गुस्सा दिला रहा है। आपको इंतज़ार करना चाहिए। मैं आपको कुछ सांस लेने का टाइम देना चाहता हूँ, लेकिन आपका ल्यू क्लैन ये नहीं चाहता तो आप मुझे दोष नहीं दे सकते। आज रात का वेट करिए और मेरे वू क्लैन के अटैक से बचने की आपकी हिम्मत भी नहीं होगी। आज का दिन आपके लिए आखिरी दिन होने वाला है। और इतना कहने के बाद वू क्लैन का मुखिया तुरंत ही उस सराया से निकल जाता है। ये देखकर ल्यू क्लैन का मुखिया भी उस सराया से निकल जाता है और कल के लिए तैयारी करने की बात दोनों करते हैं। जियोयान और ल्यू हुआन भाई वू क्लैन के मेंबर को वहां से जाते हुए देख सकते थे, साथ ही साथ उनके क्लैन चीफ को जाते हुए देख रहे थे। तभी जियोयान, जो कि अब तक बिल्कुल शांत तरीके से खड़ा हुआ था, ल्यू हुआन भाई की तरफ देखते हुए उससे पूछता है कि आपके पास क्या स्ट्रेटजीज हैं। तभी ल्यू हुआन भाई जियोयान की तरफ देखते हुए उससे पूछता है कि आप यहाँ पे रुकने कहाँ वाले हैं। यदि आपके पास यहाँ कोई नहीं है तो आप हमारे साथ हमारे ल्यू क्लैन पर चल के आज रात हमारे गेस्ट की तरह बिता सकते हैं। और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या आप
हमारी मदद करेंगे बुक लेन के अटैक से बचने के लिए। क्या आप मेरे इस प्रस्ताव से सहमत हो सकते हैं? जिस पे जियोयान ल्यू वांगबाई की तरफ देखते हुए और उसके इतने सॉफ्ट तरीके से पूछते हुए स्माइल करते हुए अपना सिर हिला देता है और कहता है, तब तो फिर मुझे आपको परेशान करना ही पड़ेगा, मतलब कि मैं आपके साथ चल रहा हूँ। ये सुनकर ल्यू वांगबाई तुरंत ही स्माइल करने लगता है और जियोयान की तरफ देखते हुए तुरंत ही उस सराया से बाहर निकलने लगते हैं। जैसे ही वो लोग बाहर निकलते हैं तो जियोयान ल्यू जियांग को देखता है, जिससे वह पहले ही मिल चुका था। इस समय ल्यू जियांग काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट तरीके से और रिस्पेक्टेड तरीके से जियान के सामने रिप्रेजेंट करता है खुद को। और इसी के बाद ल्यू क्लेन के चीफ के गाइडेंस में जियोयान ल्यू क्लेन की तरफ आगे बढ़ने लगता है। साथ ही साथ वो देख सकता था कि ल्यू क्लेन के जो चीफ हैं वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस दिखाई दे रहे हैं, मतलब कि ये मैटर कोई नॉर्मल मैटर तो नहीं होने वाला था। तो इसी के साथ ये वीडियो भी हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और नेक्स्ट चैप्टर को हम ट्राई करेंगे कि शाम को एक्सप्लेन कर पाएँ, बट मैंने जैसा कि आपको कहा था कि मैं आज और कल बिजी रहने वाला हूँ, तो मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता। जिसने भी लास्ट तक वीडियो देखा है उससे पूरी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो बाय बाय।